नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इससे पहले हमने कई सारी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के पढ़ा था, जैसे विधायी शक्तियाँ थीं, न्यायिक शक्तियाँ थीं, कार्यपालिका की तरह कैसे बिहेव कर रहा था हमारा राष्ट्रपति। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपातकाल आ जाए तो उस टाइम राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ने से पहले डिस्कस करें कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल एक ऐसी परिस्थिति होती है जब देश पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला होता है या संकट आ जाता है। ये संकट किसी बाहरी आक्रमण द्वारा हो सकता है या किसी दूसरे देश के साथ अगर हमारा युद्ध स्टार्ट हो रहा है उसके द्वारा हो सकता है, या देश के अंदर कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएं जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को ये महसूस हो कि कहीं ना कहीं देश खतरे में है, देश की जो एकता है, देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, वो खतरे में आ रही है। ठीक है, और वहाँ पर ये ऐसे परिस्थितियाँ बन गई हैं कि आपातकाल जो है वो लगाना चाहिए। तो आपातकालीन शक्तियाँ दी क्यों गई? बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को, लेकिन ये आपातकालीन प्रावधान क्यों दिए गए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। दो तरह की सरकारें होती हैं हमारी, एक होती है एकात्मक सरकार, एक होती है संघात्मक या संघीय सरकार। एकात्मक जो सरकारें होती हैं उसमें जो शक्ति का केंद्र होता है वो संघ होता है, लेकिन यहाँ पर जो संघात्मक सरकारें होती हैं यहाँ पर शक्ति क्या होती है, डिवाइड होती है केंद्र और राज्यों में। केंद्र और राज्यों में राज्य अपने विषयों पर निर्णय लेता है और केंद्र अपने विषयों पर निर्णय लेता है। लेकिन जब बात आपातकाल की आती है तो यहाँ पर जो संघात्मक सरकारें होती हैं वो एकात्मक की भांति कार्य करने लगती हैं। कहने का मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो अब पूरी तरह से संघ सरकार के पास आ जाती है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है कि जब हमारा देश किसी विषम परिस्थितियों के अंतर्गत गुजर रहा होता है, किसी संकट के थ्रू गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर एक ऐसा प्रावधान आता है कि जो शक्ति का केंद्र है वो किसी पार्टिकुलर एक जगह पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो त्वरित होनी चाहिए। मान लीजिए अगर शक्ति का केंद्र विभाजित है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, राज्यों से सलाह लें कि केंद्र से सलाह लें, और हमारा देश कहाँ से गुजर रहा है, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि जो शक्ति का केंद्र है वो एक जगह पर रहे, ठीक है, और त्वरित कार्यवाही की जा सके। कहने का मतलब अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर हमारा देश खतरे में है, ठीक है, तो वहाँ पर हम त्वरित कार्रवाई करने के लिए ऐसी व्यवस्था लाते हैं और सारी शक्ति का जो केंद्र हो जाता है वो केंद्र सरकार के पास आ जाता है। ये तो रही बात हमारी आपातकालीन प्रावधानों की। ये आपातकालीन जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो प्रावधान है, ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। जर्मनी में समय समय पर अपने संविधानों को बदलता रहा है, ठीक है, उसी में उसका एक वीमर संविधान था। वहाँ से इस प्रेरणा लेकर भारत के संविधान में इन आपातकालीन प्रावधानों को रखा गया। कहाँ से लेकर? वीमर संविधान से। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो भारत के संविधान में ली गई हैं। तो सबसे पहली बात आती है
आपातकालीन शक्तियों की। तीन तरह के होते हैं आपात। एक हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल। और हाँ, ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये संविधान में भाग 18 में वर्णित हैं। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि आपातकालीन प्रावधान, पहली चीज़ तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 18 में वर्णित है। तीसरी चीज कहता है कि किन किन आर्टिकलों के बीच में इनको वर्णित किया गया है आपातकालीन प्रावधानों को, तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक यहाँ पर आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन दिया गया है। अब बात करते हैं आपातकाल कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा था राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। भाषा यही लिखी हुई है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर विफल हो रहा है तो वहाँ पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसी को हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, चूंकि ये राष्ट्रपति शासन जो शब्द है ये संविधान में नहीं वर्णित है। संविधान में वर्णित यही है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। अगला हमारा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 352 में दिया गया हुआ है आर्टिकल, ठीक है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, ठीक है। 352, 356 और 360, यहाँ पर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लगाने की, तो इसका तर्क ये है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए, रक्षा करने के उद्देश्य से, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता रक्षा करने के लिए आपातकाल लगाने की क्यों जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि आपातकाल जब लगाया जाता है तो संसाधन, ठीक है, संसाधनों को एकजुट कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो शक्ति का केंद्र था, ठीक है, एक जगह पर घर घर, वहाँ पर इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहते हैं, इसलिए आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। तो क्यों लगाया जाता है यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। क्या है राष्ट्रीय, बारी बारी से देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, फिर बात करेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो वहाँ पर कौन कौन से प्रभाव होते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को दी गई हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत वो प्रयोग करता है। फिर बात करेंगे हम वित्तीय आपातकाल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, भाग 18 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला है युद्ध के आधार पर, दूसरा है बाह्य
आक्रमण के आधार पर, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखिए युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक है, और दूसरी चीज है सशस्त्र विद्रोह। तीनों को समझते हैं। युद्ध का मतलब होता है कि यदि भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध स्टार्ट कर दे, और युद्ध की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की घोषणा से अगर किसी अन्य देश के साथ हमारा युद्ध स्टार्ट हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या किसी अन्य देश ने, जैसे चाइना ने या किसी अन्य देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या लगाया सकता है? वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, बाह्य आक्रमण और युद्ध में यही अंतर है। युद्ध में हम दोनों लोग भाग ले रहे हैं, भारत भी भाग ले रहा है और जिस देश के साथ युद्ध हो रहा है वो भाग ले रहा है। ठीक है, बाह्य आक्रमण में क्या है? भारत ने पहल नहीं करी है पहले, ठीक है, पहले अन्य देश ने ही भारत पर क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। तो भारत ने पहले पहल नहीं करी है, किसी अन्य देश के द्वारा अगर आक्रमण कर दिया गया है, उस कंडीशन में क्या है? हमारा बाह्य आक्रमण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं ये बाह्य कारणों से हो रही हैं, बाह्य कारणों से हो रही हैं। इसी को हम बाह्य आपातकाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह, अगर भारत के अंदर ही लोग शस्त्रों के साथ विद्रोह कर दें, ठीक है, पुलिस के खिलाफ आ जाएं, सरकार के खिलाफ आ जाएं, शस्त्रों के साथ विद्रोह, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। ये अंदर का मामला था, इसलिए इसको हम आंतरिक आपात भी बोल सकते हैं। ये दोनों कारण बाहर की वजह से हुए थे, यानी अन्य देशों की वजह से हुए थे, लेकिन ये घर के अंदर ही, भारत के अंदर ही लोग अगर सरकार से नाखुश होकर या पुलिस बल के खिलाफ क्या करते हैं? शस्त्र के साथ विद्रोह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आएगा, आंतरिक आपातकाल के अंदर। ठीक है, तो ये तो रही बात युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की। सशस्त्र विद्रोह का पहले नाम हुआ करता था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसके पीछे की एक कहानी है, छोटी सी कहानी, क्या तथ्यों पर आधारित कहानी है, उसको हम समझेंगे। भारत में 1975 में, ये तारीख आप लोगों को याद होनी चाहिए, तारीख थी हमारी 25 जून 1975। प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इस दिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। इसका जो आधार था आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और आधार बताया कि आंतरिक अशांति है, भारत में आंतरिक अशांति है। ये क्यों उन्होंने बताया भारत में आंतरिक अशांति है? जयप्रकाश नारायण का नाम सब लोग जानते होंगे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और देश को आज़ाद कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जयप्रकाश नारायण ने। तो ये क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे किन्हीं मांगों को लेकर। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन इनका पूरी तरह से कैसा था, अहिंसक था। कोई वहाँ पर हिंसा नहीं हो रही थी, अहिंसक आंदोलन था। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी सरकार को अपनी सरकार पर खतरा देख उनको लगा कि इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं हमारी सरकार को खतरा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में तुरंत उस आंदोलन को हटवाने के लिए क्या लगा दिया उन्होंने, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है और ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो और ये ऐसा तब किया उन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह लिए बिना गुप्त रूप से राष्ट्रपति से आपातकाल लगवा लिया। कहने का मतलब मंत्रिमंडल, जो कि उनकी खुद की मंत्रिमंडल थी, उसको भी उन्होंने नहीं बताया और उनको बिना बताए ही गुप्त रूप से चुपके आपातकाल लगा लिया। जब आपातकाल लग गया, आपातकाल की घोषणा हो गई मंत्रिमंडल को, तब जाके सूचित किया गया। तो ये तो कहा गया कि ये पूरी तरह से क्या है, निरंकुशता को, ये तो पूरी तरह से क्या है, निरंकुशता है। इस तरह से तो ये डिक्टेटरशिप है। अगर ऐसी गतिविधियां रहेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस जो 1975 को ये जो घटना हुई थी राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है, इसी को सुधारने के लिए जब 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई की एक सरकार आई, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी। मोरारजी देसाई 1977 को, ये तारीखें याद रखनी है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। अब ये पहली सरकार ऐसी थी जो कांग्रेसी नहीं थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल से संबंधित बहुत सारे प्रावधानों में इन्होंने परिवर्तन किए। तो कौन कौन से प्रावधानों में इन्होंने परिवर्तन किए, ठीक है, बारी बारी से हम देखते हैं। पहला परिवर्तन तो इन्होंने ये किया कि जो आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति जो शब्द था, इसको हटाकर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया, अगर हम आंतरिक अशांति ही, उन्होंने बताया कि अगर आंतरिक अशांति ही रहने देते तो किसी भी आंदोलन को वो आंतरिक अशांति बताकर उस आंदोलन को भंग कर देते। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंदोलन करने का राइट था वो पूरी तरह से क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो उन्होंने बताया नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। किसके आधार पर लगाया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाएगा। अगर जनता शस्त्रों के साथ विद्रोह कर रही है, डंडा लाठी या बंदूकें लेकर अगर आ जा रही है ना, तो वहाँ पर ही क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। केवल अगर शांति रूप से एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, तो वहाँ पर आंतरिक अशांति के आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे। पहली चीज़ तो ये हमारा 44वें संविधान संशोधन में निकल के आई। दूसरी चीज़ है कि जो इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के वहाँ पर पारित करा लिया था राष्ट्रपति से। अब यहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए, लिखित सलाह अनिवार्य कर दी। और किसी बिल को पास करने के लिए वहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल 74 में दिया गया हुआ है, राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया कि जो सलाह होगी वो लिखित रूप में दी जाएगी। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल के अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सलाह है वो कैसी होगी, लिखित सलाह होगी। ठीक है, इस लिखित सलाह के पीछे भी एक कहानी है, लॉजिक है। लिखित इसलिए कर दिया क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस टाइम मंत्रिमंडल की सलाह ली ही नहीं थी। सलाह क्या, उनको बताया ही नहीं गया, उनकी नॉलेज भी नहीं रहा। यहाँ पर जब लिखित सलाह की बात आएगी तो जैसे ही लिखित सलाह की बात आएगी वहाँ पर सारे मंत्रिमंडल को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और दूसरी बात आती है यहाँ पर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद ना कहकर यहाँ पर मंत्रिमंडल कह दिया, मतलब कैबिनेट। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे, केवल उन्हीं से अगर पास कर दिया जाए, उन्हीं की सलाह पर क्या होगा, ये यहाँ पर राष्ट्रपति को भेजी जा सकती है। ठीक है, क्यों, कैबिनेट स्तर में जो मंत्री होते हैं वो विशेष दर्जे के होते हैं। ठीक है, प्रमुख मंत्रियों को रखा जाता है इसके अंतर्गत। तो मान लिया गया कि प्रमुख अगर मंत्री के आधार पर ही ऐसा किया जा रहा है तो वो पूरी मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाएगी या पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह मानी जाएगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देश में राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई हैं जिसके आधार पर बहुत त्वरित निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। अब हम सारी मंत्रिपरिषद से अगर निर्णय लेने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, जो मुख्य मंत्री हैं केवल उन्हीं से सलाह ले ली जाए, बाकी का काम आगे हम संसद में देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो तुरंत वहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से क्या हो गया, ये उद्घोषणा कराई जा सकती है। अगला जो क्या कहते हैं 44वां संविधान संशोधन में अगली बात कही गई, तीसरी, कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन, जो ये उद्घोषणा होगी राष्ट्रीय आपातकाल की, उसकी उद्घोषणा का अनुमोदन जो है वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा। विशेष बहुमत द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्या था, 38वें संविधान संशोधन से पहले ये था, 44वें संविधान संशोधन से पहले था कि साधारण बहुमत द्वारा ये अनुमोदन हो जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, विशेष बहुमत के द्वारा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बार बार जो आने वाली सरकारें हैं वो इसका गलत फायदा ना उठाएं। ठीक है, अगला चौथा है, चौथी बात इसमें जोड़ी गई कि न्यायालय में या राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले एक संविधान संशोधन आया था, 38वां संविधान संशोधन, 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बताया गया था कि जो आपातकाल संबंधी जो भी प्रावधान है उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत कह दिया गया कि नहीं, इस आपातकाल को भी न्यायालय के दायरे में रखा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में इसको भी चुनौती दी जा सकती है। तो ये इसलिए किया जा रहा था ताकि जो आने वाली सरकारें हैं वो इस आपातकाल का गलत फायदा ना उठाएं। अब हम बात करते हैं कि इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे होती है, कौन उद्घोषणा करता है। तो इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा उद्घोषणा कौन करेगा। मान लीजिए मंडल था, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सलाह दे दी लिखित रूप में। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, उद्घोषणा करेगा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर उद्घोषणा करने वाला है। और राष्ट्रपति यहाँ पर उद्घोषणा करेगा। उद्घोषणा कैसे करेगा, या तो पूरे भारत में
या भारत के किसी भाग में, किसी भाग के लिए। ऐसी उद्घोषणा या तो पूरे भारत के लिए एक जैसी होगी कि भाई पूरे भारत में ये पूरा संकट आ गया है, ठीक है, या भारत के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में वो क्या कर सकता है, पार्टिकुलर भाग के लिए भी ये उद्घोषणा हो सकती है। ये ऐसा कब होगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर। कब होगा ये? यहाँ पर या तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, या इसकी संभावना हो, तीव्र संभावना हो, प्रबल संभावना हो। कहने का मतलब या तो युद्ध छिड़ जाए किसी से, या छिड़ने की बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या प्रबल संभावना है, उस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि देश पर खतरा है या संकट मंडरा रहा है, उस कंडीशन में भी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये तो रही बात उद्घोषणा की। अब इस उद्घोषणा को संसद से पास भी कराना है। ये नहीं कि केवल राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी और आपातकाल जो है लगा रहेगा, नहीं, इस उद्घोषणा को संसद से अनुमोदित भी कराना है, पास भी कराना है। घोषणा का संसद से अनुमोदन, घोषणा का संसद से अनुमोदन। कहने के मतलब ये जो उद्घोषणा हुई थी, राष्ट्रपति ने की थी, इसका अब संसद से अनुमोदन होगा, संसद से पास कराना होगा। कब का पास कराना होगा? उद्घोषणा के प्रारंभ होने से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको क्या कराना होगा? पास कराना होगा। संसद से पारित कराना होगा। और पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत द्वारा पास होगा। कैसे होगा? विशेष बहुमत द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले ये साधारण बहुमत से पास होता था, लेकिन उसके बाद से विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना होगा। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 या 2/3 बहुमत। कहने के मतलब पहले तो हम सदन के कुल सदस्य का बहुमत लेंगे, ठीक है, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो हैं उनका हम 2/3 बहुमत लेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुल सदस्य 100, ये कुल सदस्य मान लीजिए 100 हैं, ठीक है, तो कुल सदस्य का बहुमत कितना हो जाएगा? आधे से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 51 लोग तो होने ही होने चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य कितने होने चाहिए? मान लीजिए उस दिन सपोज 60 लोग आए, ठीक है, तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3, 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 40 है और कुल सदस्य का बहुमत कितना होना चाहिए? 51 है। तो कहने का मतलब है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्यों का बहुमत है वो 51 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 लोग आए हैं, तो 90 का 2/3 बहुमत कितना होगा? 60, ये देखिए 60 हो गया। अब क्या है? 51 से ज़्यादा है।
अब ये बहुमत यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कुल सदस्य का बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऐसा इसलिए लिया जाता है, मान लीजिए जिस दिन उपस्थिति और मतदान हो रही है उस दिन लोग कम आए, ठीक है, कम आएंगे तो उसका 2/3 बहुमत लेकर हम पास कर देंगे, तो वैसा नहीं चलेगा यहाँ पर। इसीलिए इसको कह दिया कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, ये फिक्स है, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर इससे कम होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, 51 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भले हो। तो ये रहा हमारा विशेष बहुमत द्वारा। तो विशेष बहुमत द्वारा हम पास कर देंगे तो ये पास माना जाएगा। अब पास हो गया तो ये इसकी जो समय सीमा है, ये कितने दिन तक ये रह सकता है, कितने दिन तक ये जीवित रह सकता है। घोषणा के बाद हमने संसद से पास करा लिया। अब संसद से पास कराने के बाद यह 6 महीने तक, कितने, 6 महीने तक ही रह सकता है, 6 महीने तक ही रह सकता है। एक चीज और आती है, संसद से हमने पास तो करा लिया, मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी और राज्यसभा थी यहां से भी पास हो गया, लेकिन लोकसभा से पास होने से पहले क्या हो गई, लोकसभा विघटित हो गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति ने वहाँ पर उद्घोषणा करी है और राज्यसभा ने पास कर दिया है, ठीक है, और लोकसभा विघटित हो गई है, तो जो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना अनिवार्य होगा। कहने के मतलब ऐसी उद्घोषणा जो राष्ट्रपति कर चुका है और करने के बाद तुरंत क्या हो गई, लोकसभा विघटित हो गई। अब लोकसभा जब विघटित हो गई तो नई लोकसभा जो आएगी, ठीक है, उसकी जो पहली बैठक होगी, ठीक है, पहली बैठक से हम लेंगे 30 दिन, मतलब पहली बैठक से 30 दिन के अंदर ही अंदर क्या होना चाहिए, वहाँ पर उस लोकसभा द्वारा उस उद्घोषणा को विशेष बहुमत के द्वारा वहाँ पर पास कराना होगा। ऐसा जब कर देगी तो वहाँ पर आपातकाल लग जाएगा, और आपातकाल एक बार लग गया तो 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, एक बार आपातकाल लगने के बाद 6 महीने तक चलेगा। फिर अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो पुनः संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। कहने का मतलब संसद से पुनः विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों से पास कराना होगा। इस तरह से फिर से 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, और ये 6 महीने के लिए जो बढ़ाया जा रहा है इसकी समय सीमा कोई तय नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब हम राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात करेंगे तो वहाँ पर तो 3 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया कि 3 साल से ज़्यादा ऐसा कोई प्रावधान नहीं लगाया जा सकता है राज्यों पर, लेकिन यहाँ पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक। ठीक है, बस इसमें यही है कि 6 महीने जैसे ही बीतेंगे तुरंत संसद से उसका फिर से अनुमोदन करना होगा, संसद से दोनों सदनों से पास कराना होगा, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक है, फिर अगले 6 महीने के लिए वो जीवित हो जाएगा। फिर जैसे वो 6 महीने पूरे होंगे पुनः 6 महीने के लिए वो संसद से पास कराकर विशेष बहुमत से, और हम उसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से 6 महीने हम लगातार बढ़ा सकते हैं अनंत काल के लिए। इसकी कोई बाउंड्री, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये तो रही बात हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की। अब देश में, भारत में ऐसा 3 बार हो चुका है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो कब कब लगाया गया है देखते हैं जरा। पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था हमारा जब चीन के साथ आक्रमण हुआ था, चीन आक्रमण पर, चीन ने आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, 1962 में
1962 में। ठीक है, तो उस समय सरकार हुआ करती थी और ये तारीख थी 26 अक्टूबर 1962। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति हुआ करते थे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1962 में जो आपातकाल लगा था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा। तो ये चीन आक्रमण के समय 1962 के तहत 1962 में 26 अक्टूबर 1962 में पहला आपातकाल हमारे भारत में लगाया गया था। ये बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। बाह्य आक्रमण, इसका जो राष्ट्रीय आपात था, ये बाह्य आक्रमण इसका मेन कारण था। ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर यहाँ पर लगाया गया था। फिर बात आई थी 3 दिसंबर 1971 में एक दूसरा आपातकाल आया जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया। पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हुआ। ये भी बाह्य आक्रमण पर आधारित था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो वीवी गिरी ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। 3 दिसंबर 1971 को यहाँ पर लगाया गया। फिर एक और आपातकाल लगाया 25 जून 1975। ये जो पूरी तरह से निरंकुश था, इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, बिना मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को बताए गुप्त रूप से लगा दिया गया था इसको। ठीक है, ये लगाया गया था हमारे आंतरिक अशांति के आधार पर, अशांति के आधार पर। ठीक है, तो ये उस टाइम भी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी और जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन थे। ये आप यहाँ पर याद रखनी होगी। तो ये रही बात हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के। अब राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ हमारी यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय छीन लेती हैं सरकारें या राज्य, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार यहाँ पर छिन जाते हैं, उन सबको हम आगे के वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।